नमस्कार। आज हम जिनकी कहानी में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं वो है वॉल्ट डिज्नी। एक ऐसा नाम, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी सोच, अपनी कल्पना और हाँ, एक चूहे के साथ पूरी मनोरंजन की दुनिया ही बदल दी। बिल्कुल। और हमारे पास आज वॉल्ट डिज्नी, एक सपने देखने वाले की कहानी के कुछ जरूरी हिस्से हैं जिन पर हम बात करेंगे। हाँ, और हमारा मकसद यही है कि वॉल्ट डिज्नी के इस पूरे सफर को समझें। मतलब कहाँ से शुरू किया, क्या मुश्किलें आईं, वो कमाल की चीजें जो उन्होंने बनाई और वो सब कुछ जो वो आज हमारे लिए छोड़ गए हैं। सही बात है। कैसे कोई इतने सामान्य बैकग्राउंड से आकर एंटरटेनमेंट में इतनी बड़ी क्रांति ला सकता है ना? और वॉल्ट ने खुद ही कहा था कि अगर हमें सपनों का पीछा करने का साहस हो तो हमारे सभी सपने सच हो सकते हैं। तो चलिए आज उनकी इसी हिम्मत और सपने की कहानी को थोड़ा खोलते हैं। शुरुआत करें उनके जन्म से। शिकागो 1901। हाँ, शिकागो में जन्म हुआ, पर उनका बचपन जो है वो ज्यादातर बीता मिसूरी के एक छोटे से शहर मार्सेलिन में, और कहते हैं इसी जगह ने बाद में डिज्नीलैंड की वो जो मेन स्ट्रीट यूएसए है उसे प्रेरित किया। बिल्कुल। वो बचपन से ड्राइंग वगैरह में बहुत तेज थे, पड़ोसियों को स्केच बनाकर बेचते थे। मतलब वो क्रिएटिविटी शुरू से ही थी। हाँ, घर में पैसे की थोड़ी तंगी रहती थी, पर उनकी ये कला, उनकी रचनात्मकता रुकी नहीं। और एक मजेदार बात ये भी है कि सिर्फ 16 साल के थे जब पहले विश्व युद्ध में उम्र छुपाकर रेड क्रॉस एम्बुलेंस कॉर्प्स में चले गए। हाँ, वो जज्बा था कुछ करने का। फिर जब वो अमेरिका लौटे तो एनिमेशन में हाथ आजमाया। कैंसस सिटी में 1922 में एक स्टूडियो खोला, लाफोग्राम। हाँ, सुना है, लेकिन वो शायद चला नहीं था ठीक से। नहीं, बिल्कुल नहीं चला। वो दिवालिया हो गया। ये उनके लिए मतलब एक शुरुआती झटका था, काफी बड़ा। पर वो हार मानने वालों में से नहीं थे। जेब में सिर्फ $40, सोचे सिर्फ $40 लेकर हॉलीवुड पहुंच गए। स्टूडियो शुरू किया जी। और एलिस कॉमेडी से थोड़ी पहचान मिलनी शुरू हुई। वो फिल्में जिनमें एक असली लड़की एनिमेटेड दुनिया में होती थी। थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट था उस टाइम के हिसाब से। लेकिन फिर वो ओसवाल्ड द लकी रैबिट वाला किस्सा हुआ है ना, जब यूनिवर्सल ने अधिकारी लेनी है उनसे। हाँ, वो एक बहुत बड़ा सेटबैक था। अपना ही बनाया हुआ कैरेक्टर जिसपे इतनी मेहनत की, वो हाथ से चला गया। लेकिन शायद इसी वजह से, इसी झटके ने शायद उन्हें मिकी माउस बनाने के लिए प्रेरित किया। बिल्कुल। कहते हैं ना, हर मुश्किल कुछ सिखाती है। और फिर 1928 में आई स्टीम बोट विले। ये सिर्फ एक कार्टून नहीं था, ये सिंक साउंड का कमाल था। हाँ, सिंक्रोनाइज साउंड, मतलब आवाज और एक्शन का एकदम परफेक्ट तालमेल। उस जमाने के लिए तो ये सोचना भी मुश्किल रहा होगा। बिल्कुल, हर सीटी, हर आवाज, सब कुछ एक्शन के साथ। ये एक क्रांति थी एनिमेशन में। और नतीजा, फिल्म जबरदस्त हिट हुई और मिकी माउस रातों रात दुनिया भर में एक आइकॉन बन गया। ये दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी और कहानी साथ मिलके जादू कर सकते हैं। पर वॉल्ट यही नहीं रुके, उनकी नजरें तो और बड़े कैनवस पर थी। हाँ, वो हमेशा अगला बड़ा कदम सोचते थे। और वो कदम था 1937 में स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स, दुनिया की पहली फुल लेंथ एनिमेटेड फीचर फिल्म बनाने का जोखिम तो था ही। लोगों ने तो इसे डिज्नी की मूर्खता तक कह दिया था। कौन देखेगा 1.5 घंटे का कार्टून, ये सोचती उस वक्त। लेकिन हुआ उल्टा। महामंदी का दौर था, फिर भी फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। $8 मिलियन से ज्यादा कमाए। इसने साबित कर दिया कि एनिमेशन सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है। सही कहा। और इसी सफलता ने फिर पिनोचियो, फैंटेजिया, डम्बो, बैम्बी जैसी क्लासिक फिल्मों के लिए दरवाजे खोल दिए। हालांकि दूसरा विश्व युद्ध आया तो मुश्किलें भी आईं। हाँ, स्टूडियो का इस्तेमाल सेना के लिए होने लगा, कमाई कम हो गई, स्ट्राइक्स भी हुई। बिल्कुल, वो एक मुश्किल दौर था। लेकिन युद्ध के बाद उन्होंने फिर से वापसी की। सिंड्रेला 1950, पीटर पैन 1953, इन फिल्मों ने फिर से डिज्नी को खड़ा कर दिया। और फिर वॉल्ट का सपना और बड़ा हो गया। स्क्रीन से बाहर निकलकर एक ऐसी जादुई दुनिया बनाने का सपना जहां परिवार असलियत से दूर कुछ पल बिता सके। डिज्नीलैंड। हाँ, डिज्नीलैंड। बहुत मुश्किलें आई उसे बनाने में, पर 1955 में कैलिफोर्निया में वो खुल ही गया। सुना है ओपनिंग डे थोड़ा गड़बड़ था। हाँ, थोड़ी अफरा तफरी थी, लेकिन लोगों को वो जगह इतनी पसंद आई कि वो तुरंत हिट हो गया। और डिज्नीलैंड सिर्फ झूले नहीं थे, वो एक पूरा अनुभव था। इमर्सिव स्टोरी टेलिंग जिसे कहते हैं। मतलब कहानी में डूब जाना। बिल्कुल, हर चीज एक कहानी कहती थी। और इसने दुनिया भर के थीम पार्क्स के लिए एक मॉडल सेट कर दिया। जैसा वॉल्ट कहते थे, डिज्नीलैंड कभी पूरा नहीं होगा, मतलब ये हमेशा बदलता रहेगा, नया होता रहेगा। क्लब ले आए, फ्लोरिडा में वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड की प्लानिंग शुरू की।
हालांकि वो उसे खुलते हुए देख नहीं पाए। और वो एनिमेट्रॉनिक्स, वो चलते फिरते रोबोटिक कैरेक्टर्स जो आज भी हमें राइड्स में दिखते हैं, वो भी उन्हीं का आइडिया था। और उनका एक और बड़ा सपना था ईपीकॉट। हाँ, एक्सपेरिमेंटल प्रोटोटाइप कम्युनिटी ऑफ टुमारो। वो सिर्फ थीम पार्क नहीं, एक भविष्य के शहर का सपना था। जी, बहुत आगे की सोचते थे वो। अफसोस 1966 में 65 साल की उम्र में फेफड़ों के कैंसर से उनका निधन हो गया। लेकिन जो विरासत वो छोड़ गए हैं वो तो कमाल की है। एनिमेशन को बदल दिया, इतने प्यारे किरदार दिए, फिल्म में, टीवी, थीम पार्क्स। बिल्कुल, आज डिज्नी कंपनी पिक्सार, मार्वल, स्टार वॉर्स के साथ दुनिया की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनियों में से एक है। पर जैसा वॉल्ट ने खुद याद दिलाया था, हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि ये सब एक चूहे से शुरू हुआ था। तो ये थी वॉल्ट डिज्नी की कहानी। एक कहानी कल्पना की, जिद की और हमेशा कुछ नया, कुछ बेहतर करने की चाहत की। उन्होंने न सिर्फ मनोरंजन की दुनिया बदली, बल्कि ये भी दिखाया कि सपने कैसे देखे जाते हैं और उन्हें सच कैसे किया जाता है। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर वॉल्ट डिज्नी अपनी शुरुआती नाकामियों पर ही रुक जाते, जैसे लाफोग्राम का बंद होना या ऑसवर्ल्ड का हाथ से निकल जाना, तो आज ये मनोरंजन की दुनिया शायद कैसी होती। सोचने वाली बात है। उनकी कहानी हमें क्या सिखाती है? शायद यही कि बड़े सपने देखने के लिए हिम्मत चाहिए और गिरने के बाद उठकर फिर से चलने का जज्बा भी।